हेलो एवरीवन, दृष्टि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ DSSB के एक खास सेगमेंट पर चर्चा कर रहे हैं, यानी DSSB में ज्योग्राफी, ठीक है, यानी भूगोल से रिलेटेड वे इंपॉर्टेंट टॉपिक तथा उन टॉपिक से जुड़े हुए कंसेप्ट, उनसे रिलेटेड फैक्ट को हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ध्यान रखिएगा, DSSB के सिलेबस में जो ज्योग्राफी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उन टॉपिक के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट प्लस उनसे रिलेटेड फैक्ट, ताकि जब आप एग्जाम देने जाएं तो आप प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएं, आसानी से उन्हें डील कर पाएं। ठीक है, इससे पहले हमने कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर चर्चा कर रखी है। ऋतु में परिवर्तन, मानक समय के बारे में, पृथ्वी की विभिन्न परतों के बारे में, पृथ्वी में कैसे पृथ्वी अपनी कैसे गतियां करती हैं, चाहे परिक्रमण गति हो, घूर्णन गति हो, इन गतियों के सापेक्ष कौन कौन सी स्थितियां बनती हैं, कैसे सूर्य की उत्पत्ति हुई, कैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, ये सब हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। आप चाहें तो दृष्टि टीचिंग एग्जाम में विजिट करिए और इस यूट्यूब चैनल पर आपको ये सारी वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, अब आज हम किस खास टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। हमने जो लास्ट डिस्कशन में टॉपिक लाए थे, उसमें एक टॉपिक था वायुमंडल। हमने वायुमंडल को डिटेल से पढ़ा और हमने उसकी विभिन्न परतों पर चर्चा की, कैसे वायुमंडल में क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल और अंत में तापमंडल आता है। फिर रासायनिक आधार पर इनमें कैसे विभाजन या बंटवारा किया गया है, ये सब हमने देखा है। फिर हमने पढ़ा था तापमान में कि आखिर जो तापीय प्रतिलोमन है यह क्या है। तापीय प्रतिलोमन को पढ़ते हुए हमने तापीय विशेषताओं के बारे में पढ़ा, है ना। हमने देखा कि ये तापीय प्रतिलोमन की घटना क्या है, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, यह घटना क्या है और यह घटना क्यों घटित होती है। फिर इसी क्रम में हम आगे बढ़े। जब हमने तापीय प्रतिलोमन की घटना पढ़ी थी, तब हमने कहा था कि हम आगे ताप के विभाजन के बारे में पढ़ेंगे कि पृथ्वी पर या ग्लोब पर ताप में अंतर कैसे आता है और यह अंतर कितने हिस्सों में डिवाइड है ना। और लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था वह था तापमान के प्रादेशिक वितरण के बारे में, कि कैसे जो प्राचीन ग्रीक विचारक थे उन्होंने तापमान का प्रादेशिक वितरण देखा था, इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखा था। ठीक है, अब हम इसी सेगमेंट को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि कल हमने क्या पढ़ा था कि प्राचीन ग्रीक जो विचारक थे उन्होंने कितने हिस्सों में डिवाइड किया था। उसे हमने देखा कि उन्होंने 3 हिस्सों में उसे डिवाइड किया, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण या शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, और फिर तीसरा था शीत कटिबंधीय क्षेत्र, है ना। तो मुख्यतः उन्होंने देखा कि ग्लोब को आप ताप के वितरण के आधार पर, ध्यान रखिएगा, तापीय वितरण वो भी कैसा, प्रादेशिक, पूरे क्षेत्र में, इस पूरे क्षेत्र में कैसा वितरण था। तो हमने देखा कि सबसे पहले उन्होंने एक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र डिवाइड किया था। ठीक है, फिर 23.5 से 66.5 के बीच उन्होंने शीतोष्ण कटिबंधीय डिवाइड किया था, और फिर इसके बाद अंत में शीत कटिबंधीय क्षेत्र उन्होंने डिवाइड किया था। ठीक है, फिर समय बीतता गया और यह भी पाया गया कि शीतोष्ण कटिबंधीय में भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो इसकी खास विशेषताएं नहीं दर्शाती हैं, उनसे अलग विशेषताएं हैं वहां पर। ठीक है, यह भी देखा गया कि जो सागरीय स्थल है या जो महाद्वीपीय स्थल है, इन दोनों में अंतर है। जो सागरीय तल है और जो महाद्वीपीय तल है, इन दोनों में अंतर देखने को मिला टेम्परेचर का। ठीक है, फिर यह भी देखा गया कि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है उनमें भी कुछ हिस्से अलग अलग विशेषताओं को दर्शाते हैं। ठीक ऐसे ही अलग अलग परतों में चीजें देखने को मिली। ठीक है, तो आधुनिक मत के अनुसार फिर तापमान के प्रादेशिक वितरण को सामान्य रूप से कितने हिस्सों में बांटा गया, आज हम उसे ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे कि आखिर अब यानी सामान्य रूप से पृथ्वी को, ठीक है, या आप कह सकते हैं ग्लोब को, तापमान के आधार पर कितने हिस्सों में बांटा गया। तो सबसे पहले अब देखिए, इसकी मान्यताएं अलग अलग हैं और इस पर अलग अलग अक्षांश के आधार पर बंटवारा किया गया है। हमने कल की क्लास में भी ये बात पढ़ी थी कि जो पूरा ताप का वितरण है ग्लोब पर, पृथ्वी पर, उन्हें अक्षांशों के मंडलों के रूप में डिवाइड किया गया और फिर इसे कुछ अलग अलग उपमंडलों में बांटा गया। ठीक है,
फिर हमने पढ़ा था कि आखिर इस उपमंडल को हम कैसे देखेंगे। तो मान लीजिए कि यह ग्लोब है, ठीक है। अब हम आधुनिक या सामान्य मत के अनुसार इसे पढ़ने जा रहे हैं। इसमें सामान्य मत में माना गया कि एक भूमध्य रेखा है, जिसे क्या कहते हैं हम, 0 डिग्री अक्षांश, है ना। हम इसे क्या कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश। यह जो 0 डिग्री अक्षांश है, जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, इसके ठीक ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और इसके ठीक नीचे वाला हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। यह ध्यान रखिएगा कि जो भूमध्य रेखा है वह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। भूमध्य रेखा, जिसे विषुवत रेखा भी कहा जाता है, यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, जिसमें ऊपर वाले अक्षांशों को हम, चूंकि यह क्या है, उत्तरी गोलार्ध है, यह दक्षिणी गोलार्ध है, ठीक है। यानी ऊपर वाले हिस्से में जितने भी अक्षांश आएंगे उन्हें हम नॉर्थ के साथ डिनोट करेंगे। मान लीजिए यहां पर 10 डिग्री अक्षांश है तो 10 डिग्री नॉर्थ, इस तरीके से हमें लिखना है, ठीक है। साउथ में यदि कोई अक्षांश है तो हम उसे लिखेंगे, मान लीजिए 15 है तो हम लिखेंगे 15 डिग्री साउथ। इस तरीके से इसे नोट किया जाता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आधुनिक मत के अनुसार भूमध्य रेखा के 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 5 डिग्री साउथ के बीच, ध्यान रखें, 5 डिग्री साउथ के बीच जो हिस्सा पाया जाता है उसे हम विषुवत रेखीय प्रदेश कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये विषुवत रेखा के नजदीक है, विषुवत रेखा के करीब है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, विषुवत रेखीय प्रदेश कहा जाता है। हमने देखा कितना, 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 5 डिग्री साउथ की बात की जा रही है, ठीक है। इसे क्या कहा गया, विषुवत रेखीय प्रदेश। इस प्रदेश की एक खास विशेषता, ध्यान रखिए, जो विषुवत रेखा है, जो 0 डिग्री अक्षांश है, यहां पर जो सूर्य का प्रकाश पड़ता है, सूर्य की जो किरणें पड़ती हैं बिल्कुल लंबवत पड़ती हैं, बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, ठीक है। यानी जो प्रकाश रेखा है वह इस विषुवत रेखा को 2 आमने सामने बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है। मान लीजिए यह सूर्य इस तरफ दिखते, इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए यह सूर्य है और यह पृथ्वी, तो सूर्य से पड़ने वाला जो प्रकाश पृथ्वी पर पड़ रहा है, पृथ्वी इस तरीके से गोल है ना। सूर्य का जो प्रकाश पड़ रहा है, जो भूमध्य रेखा पर पड़ता है प्रकाश, बिल्कुल सीधा पड़ता है। इस वजह से ठीक यह पृथ्वी को 2 बराबर कौन से हिस्सों में डिवाइड कर रही है, इस तरफ लाइट पड़ रही है यानी दिन, और इस तरफ लाइट नहीं पड़ रही है यानी रात। तो बराबर बराबर दिन और रात की घटना भूमध्य रेखा पर घटित होती है। जो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी हम विषुवत रेखा की बात करेंगे, यानी एक जो प्रकाशीय रेखा है वह विषुवत रेखा को 2 बराबर प्रकाशीय हिस्सों में, भागों में डिवाइड करती है, ठीक है। इस वजह से यह भी ध्यान रखना है, क्योंकि तापमान यहाँ क्या है, बहुत अधिक है, तो जब सुबह का समय होगा और जब शाम का समय होगा, इन दोनों के तापमान में अंतर होगा, तापांतर देखने को मिलेगा, ठीक है। शाम के समय कम हो जाएगा, सुबह के समय बहुत तेज तापमान होगा, तो तापांतर यहां ज्यादा देखने को मिलेगा। कहां पर, जो स्थलीय क्षेत्र है। सागरीय सतह वाले क्षेत्रों में तापमान अंतर थोड़ा सा कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि शीतलता बनी रहती है जल की, है ना। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि वहां पर उस पूरे क्षेत्र में तापमान या तापांतर सागरीय सतह में कम होगा, स्थलीय क्षेत्र में जो तापांतर है वह क्या होगा, अधिक होगा। यह ध्यान रखना है कि इस पूरे क्षेत्र में दिन और रात की अवधि 12-12 घंटे की होती है, ठीक है। तो इसे क्या कहा गया है, विषुवत रेखीय प्रदेश कहा गया है। पांच डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच, ठीक है। फिर दूसरा आता है, दूसरा हिस्सा है सामान्य तौर पर जिसे स्वीकार किया गया आगे, 5 डिग्री नॉर्थ से आप आगे की ओर बढ़ेंगे और 12 डिग्री नॉर्थ तक, ठीक है। ध्यान रखना है, 5 डिग्री से 12 डिग्री नॉर्थ तक यदि आप ऊपर की ओर बढ़ते हैं, फिर उसके बाद अगला क्षेत्र आता है, तो 12 डिग्री नॉर्थ, इसे हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही 5 डिग्री से 12 डिग्री, कौन से हिस्से की बात कर रहे हैं हम, सदर्न हिस्से की बात कर रहे हैं, यानी हम साउथ हिस्से की बात कर रहे हैं, दक्षिणी हिस्से की बात कर रहे हैं। तो इस क्षेत्र को जो 5 से 12 डिग्री नॉर्थ और 5 से 12 डिग्री साउथ के बीच है, इसे
अंतरा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? अंतरा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अब इस क्षेत्र में भी तापमान क्या है? डायरेक्ट पड़ेगा। अभी भी सूर्य की किरणें क्या होंगी? डायरेक्ट आपतित हो रही हैं, लंबवत आपतित हो रही हैं। यहां भी तापमान अधिक होगा। दिन के समय में और रात के समय में तापांतर पाया जाएगा। सागरीय सतह पर और जो स्थलीय सतह है वहां पर तापांतर में अंतर देखने को मिलेगा। ये यहाँ की खास विशेषताएं हमने चर्चा में लाई। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। हालांकि यहाँ पर वर्ष भर तापमान ऊंचा रहेगा। क्यों? क्योंकि अभी भी सनलाइट तो पड़ ही रही है ना। अभी भी इस पूरे क्षेत्र में जो सनलाइट है, जो सूर्य की किरणें है, वे क्या है? लंबवत है। यानी यहां पर तापमान वर्ष भर ऊंचा ही रहता है। लेकिन क्या ध्यान रखना है कि यहां ग्रीष्म ऋतु में और शीत ऋतु में, जो कि इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, ध्यान रखें, तो यहां ग्रीष्म ऋतु में और शीत ऋतु में जो ग्रीष्म काल का समय है, ठीक है, वहां दिन का समय बहुत अधिक गर्म होगा और शीत ऋतु में ध्यान रखिएगा कि जो समय होगा शीत ऋतु में वह बहुत अधिक ठंडा होगा। तो क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि ये अलग अलग ऋतुओं के आधार पर सूर्य की जो दशा है वह बदल जाती है। किरणें जो आपतित होती हैं उनका हिस्सा भी थोड़ा सा क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो भले ही यहाँ तापमान वर्ष भर ऊंचा रहता है, लेकिन ग्रीष्म तथा शीत ऋतुओं के बीच अंतर आपको स्पष्ट दिखाई देगा। ठीक है, विंटर एंड समर इन सीजन में आपको डिफरेंस, अंतर क्या होगा? स्पष्ट दिखाई देगा। तो ये तो हमने बात की किसके बारे में? अंतरा उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों के बारे में। ठीक है, ठीक, ये दोनों साइड होगा, यानी 5 डिग्री नॉर्थ से 12 डिग्री साउथ के भी नॉर्थ के बीच और 5 डिग्री साउथ से 12 डिग्री साउथ के बीच। ठीक है, फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे और हम बात करेंगे अगले अक्षांश की। 12 डिग्री नॉर्थ से आप ऊपर की ओर बढ़े लगभग 25 डिग्री नॉर्थ। ठीक ऐसे ही 12 डिग्री साउथ से आप बढ़ेंगे नीचे की ओर लगभग 25 डिग्री साउथ। ठीक है, देखिए 12 से हम बढ़े 25 डिग्री नॉर्थ, 12 से हम बढ़े 25 डिग्री साउथ। ये साउथ में भी होगा, ये नॉर्थ में भी होगा। ठीक है, ध्यान रखिए तापमान का जो वितरण है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में भी अंतर स्पष्ट करेगा। जहां हम बात भले ही कर रहे हैं यहां 12 से 25 डिग्री के बीच नॉर्थ में, 12 से 25 डिग्री साउथ में, लेकिन जो स्थल का बंटवारा है, जो सागरी सतह का बंटवारा है, वह नॉर्थ और साउथ जो ग्लोब है, ध्यान रखिए उसमें अलग अलग है। ठीक है, कभी आपने देखा होगा कि कुछ हिस्सों में सागरी सतह ज्यादा है, कुछ हिस्सों में धरातलीय सतह ज्यादा है। इस आधार पर तापमान की वजह से अलग अलग विशेषताएं आपको देखने यहां मिलेंगी। ठीक है, तो 12 डिग्री नॉर्थ से 25 डिग्री नॉर्थ की बात करें और 12 डिग्री साउथ से 25 डिग्री हम साउथ की बात करें तो इस क्षेत्र को कहा जाता है ट्रॉपिकल रीजन। इस क्षेत्र को हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो ये कौन सा क्षेत्र है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। ये वही क्षेत्र है जो बीच में डिवाइड किया गया था सामान्य क्षेत्र में, जिसे हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक, ये रीजन कहां पर भी है? साउथ में भी है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, 12 से कहां की बात की जा रही है? 25 डिग्री की बात की जा रही है। ठीक, नॉर्थ वाले ग्लोब में भी, नॉर्थ हिस्से में भी और यही साउथ हिस्से में भी। ठीक है, जब हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की बात करेंगे दोनों गोलार्धों में 22 से 25 के बीच जो आपको अक्षांशीय विस्तार देखने को मिलेगा वहां उष्णकटिबंधीय रीजन या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। यहां पर ध्यान ये रखना है कि इस रीजन में भी वर्ष भर तापमान ऊंचा बना रहता है, क्योंकि यहां भी अभी आपको सूर्य की किरणें पड़ेंगी ही। देखिए सूर्य आपसे बहुत दूरी पर है। ठीक है, सूर्य यदि हम बात करें तो ये बहुत दूरी पर है। बहुत अधिक दूरी होने की वजह से यदि किरणें आ भी रही हैं तो भी अभी यहां पर तो किरणें सीधी ही पड़ेंगी इस पूरे रीजन में, है ना। तो यहाँ उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में भी जो किरणें पड़ती हैं वे अभी इस पूरे रीजन में क्या पड़ती हैं? लगभग आपको लंबवत प्रतीत होंगी।
ठीक है। यहां भी ध्यान रखिएगा कि निम्न अक्षांशों से यानी 12 की बात कर रहे हैं, फिर उच्च अक्षांश यानी 13, 14, 15, ये अक्षांश क्या होंगे, ऊंचे होते जाएंगे या हम इन्हें कहेंगे बड़े होते जाएंगे, है ना। तो यहां भी निम्न अक्षांशों से जैसे आप उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ेंगे, आपको तापमान में घटता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, निम्न अक्षांशों से आप उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ेंगे तो आपको तापमान घटता हुआ प्रतीत होगा। ध्यान ये रखना है कि गर्मियों के दिन की अवधि में यहां 14 घंटे के दिन होंगे, ठीक है, और जाड़े की अवधि में यहां 14 घंटे की रातें होंगी। तो ध्यान क्या रखना है, गर्मियों के दिनों में यहां इस पूरे क्षेत्र में लगभग 14 घंटे के दिन और जाड़े के दिनों में यहां लगभग 14 घंटे की रातें। इसका मतलब क्या है, ये किसके अनुसार बदल रहा है, तापमान के अनुसार बदल रहा है। जिस रीजन में ज्यादा तापमान प्राप्त होगा वहां पर दिन की अवधि बढ़ जाएगी। जिस रीजन में आप देखिए ये सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की वजह से ही होता है, ये आपको ध्यान रखना। जो ग्रीष्म ऋतु है, शीत ऋतु है, इसके बारे में हमने पढ़ा है, ऋतुओं के परिवर्तन के बारे में, वो आपको वीडियो मिल जाएगी दृष्टि टीचिंग एग्जाम्स पर, आप उसे विजिट करिए ताकि आप इस कंसेप्ट को यहाँ क्लियर पाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से ध्यान रखिए गर्मियों के दिनों में लगभग 14 घंटे का आपको दिन मिलेगा और जो जाड़े वाली स्थिति होगी या जो सर्दियों वाली स्थिति होगी उसमें आपको लगभग 14 घंटे की क्या होगी, रात होगी। तो ठीक है, यहाँ घंटे ध्यान रखिएगा, 14 घंटे का दिन गर्मियों के दिनों में और 14 घंटे की रातें होंगी कहां पर, सर्दियों या जाड़ों के दिनों में। ठीक है, ये था उष्णकटिबंधीय रीजन के बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ टेम्परेचर यानी तापमान का जो अंतर है सुबह और शाम में, वह अंतर आपको पर्याप्त देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही जो वार्षिक तापमान अंतर है औसत रूप से, वह अंतर भी आपको देखने को मिलेगा। इन रीजन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान ये भी रखना है कि जो उष्णकटिबंधीय रीजन है, इस रीजन में कई ऐसे क्षेत्र हैं। हालांकि उष्णकटिबंधीय रीजन में जैसे आप नजदीक जाएंगे विषुवत रेखा के आसपास वाले क्षेत्र में, यहाँ अलग तापमान मिलेगा। आप ऊपर की ओर जाएंगे तो यहाँ आपको अलग तापमान मिलेगा, क्योंकि आप यहाँ ध्रुवीय क्षेत्र से नजदीक हो रहे हैं, यहाँ आपको विषुवत रेखा से आप यहाँ नजदीक हो रहे हैं। तो जो तापमान आपको देखने को मिलेगा दिन और रात का, वर्ष का, गर्मियों के समय का, जाड़े के समय का, यह डिफरेंस आपको यहाँ देखने को मिलेगा, अंतर आपको पर्याप्त देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले रीजन पर चर्चा करते हैं। लगभग 25 नॉर्थ के बाद आप ऊपर की ओर बढ़ेंगे और 45 डिग्री नॉर्थ तक जाएंगे। ठीक है, तो 25 डिग्री नॉर्थ से 45 डिग्री नॉर्थ, 25 डिग्री साउथ से 45 डिग्री साउथ। अब जो 25 से 45 के बीच रीजन है, ये जो अक्षांशीय विस्तार है, ठीक ऐसा ही 25 से 45 के बीच जो यहां अक्षांशीय विस्तार है, यहां अब आप पूछेंगे कि यह कौन सा क्षेत्र है। तो जैसे ही आप आगे की ओर बढ़ेंगे, यह हो जाएगा कौन सा, उष्णकटिबंधीय के साथ ही यह आगे विस्तार हो रहा है। इसमें कुछ शीत वाला हिस्सा क्या हो रहा है, मिल रहा है। इस वजह से उष्ण और शीत का कुछ हिस्सा, शीतोष्ण का कुछ हिस्सा मिलेगा, तो यह क्या कहलाएगा, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, तो उष्ण का और उसका यह हिस्सा मिलके क्या कहलाएगा, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, विस्तार ध्यान रखिएगा, कितना अक्षांशीय विस्तार है इसका, 25 से 45 अक्षांशीय विस्तार है इसका। ये ध्यान रखें कि 25 से 45 के बीच जो अक्षांशीय विस्तार है, यह दोनों गोलार्धों में होगा। तो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहां होगा, दोनों गोलार्धों में होगा। अब इसकी खास बात यह है कि देखिए यहां सूर्य की जो किरणें पड़ेंगी, अब ये क्या होंगी, तिरछी पड़ रही हैं, है ना। सूर्य की किरणें यहां कहां पड़ रही हैं, तिरछी पड़ रही हैं। अब तो हिस्सा क्या हो गया, यह ज्यादा नीचे की तरफ चला गया, पोल की ज्यादा नजदीक हो गया, यानी यह हिस्सा यहां पर तिरछी किरणें पड़ रही हैं। इस वजह से सूर्य की तिरछी किरणों के कारण यहां का तापमान कम होगा, यहां का तापमान क्या होगा, कम होगा। ठीक है, जैसे ही आप विषुवत रेखा से ऊपर की ओर, ध्रुवों की ओर जाएंगे, तापमान में लगातार आपको गिरावट देखने को मिलेगी। यह सूर्य के तिरछी किरणों की वजह से होगा। यानी यहां तो लंबवत किरणें थी, डायरेक्ट तापमान था, काफी सन एक्सपोजर था इस वाले हिस्से में। जैसे ही वो साइड की ओर बढ़ेंगे, आप किनारे की ओर बढ़ेंगे ग्लोब में, क्योंकि गोल है, यहां पर तिरछी किरणों की वजह से तापमान क्या हो जाएगा,
कम हो जाएगा। और और इसके साथ साथ एक और खास बात कि यहाँ से ध्रुव वाला क्षेत्र नजदीक है, तो यहाँ से ध्रुवीय शीतलहर की वजह से यह हिस्सा ठंडा और गर्म दोनों होगा, तो दोनों का यहाँ एहसास होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ध्रुवीय शीतलहर के आगमन के कारण तापमान कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो हिमांक है, फ्रीजिंग पॉइंट है, उससे भी कम हो जाए। तापमान कई बार कितना कम हो जाए? हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट से भी कम हो जाए। और जैसे ही तापमान फ्रीजिंग पॉइंट से कम होगा तो जो पाला, आपने देखा होगा पाला वाली स्थिति बनी रहती है, कुछ दिखाई नहीं देता, ये उस रीजन में ऐसी कंडीशन बन सकती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। औसत वार्षिक तापमांतर की हम बात करें तो बहुत अंतर अब यहां नहीं आ पाएगा, क्योंकि वैसे भी किरणें बहुत कम पड़ रही हैं, सूर्य बहुत कम है, तापमान बहुत अधिक है ही नहीं, इस वजह से वार्षिक तापमांतर आपको यहाँ कम देखने को मिलेगा। ये हमने बात की किसके बारे में? उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बारे में। लगभग 25 से 45 डिग्री हमने इस हिस्से को कवर किया। 45 डिग्री से लगभग, ध्यान रखिएगा, 66.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, 66.5 डिग्री नॉर्थ, और 45 से ही 66.5 डिग्री साउथ। ठीक है, 66.5 डिग्री हम साउथ की बात कर रहे हैं, साउथ पोल में। 45 से 66.5 डिग्री की बात कर रहे हैं हम कहा? नॉर्थ पोल में, ये वाला हिस्सा। ठीक है, ये हिस्सा कहलाता है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्या कहलाता है? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अब यह रीजन हो गया कौन सा? यह रीजन हो गया जहां पर सूर्य की किरणें और ज्यादा कम पड़ रही हैं, बिल्कुल तिरछी पड़ रही हैं। सूर्य की किरणें बिल्कुल तिरछी पड़ने की वजह से यहाँ का तापमान बहुत अधिक अब कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या होगा? तापमान बहुत अधिक कम हो जाएगा। अत्यधिक तिरछी सूर्य की किरणों की वजह से शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का तापमान बहुत अधिक कम होता है। ठीक है, यहां पर जो ऋतुओं में अंतर आपको देखने को मिलेगा, ध्यान रखिए, क्यों? शीत ऋतु होगी, ग्रीष्म ऋतु होगी। अब यहां आपको ऋतुओं में अंतर ज्यादा देखने को मिलेगा, ऋतुओं में अंतर देखने को मिलेगा। ध्यान रखिए, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय वह क्षेत्र है जहां पर आपको, ध्यान रखिए, हिमांक से भी नीचे टेम्परेचर जाने की वजह से यह रीजन क्या होगा? लगभग हिम से ढका हुआ होगा। ठीक है, कहां की बात कर रहे हैं हम? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के बाद जो क्षेत्र आता है उसे कहते हैं टुंडा प्रदेश। टुंडा प्रदेश, यह कौन सा रीजन है? यह शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और ध्रुवीय प्रदेश के बीच वाला क्षेत्र है। इसे हम कहते हैं क्या? टुंडा प्रदेश। टुंडा प्रदेश की खास विशेषता कि यह क्षेत्र लगभग हिमाच्छादित होता है। यह क्षेत्र लगभग हिमाच्छादित होता है। गर्मी में भी बहुत कम ऐसी सिचुएशन है जब बर्फ यहाँ बहुत अधिक पिघलती है, लेकिन हाँ, गर्मी में बर्फ यहाँ पिघलती है। तो टुंडा प्रदेश की खास विशेषताएं हमने बात की। क्या? यह प्रदेश उत्तरी तथा दक्षिणी दोनों गोलार्धों में होता है। शीतोष्ण कटिबंधीय से जो ध्रुवीय क्षेत्र है, ध्रुवीय प्रदेश है, उसके बीच का क्षेत्र होता है। ठीक, यहाँ पर साउथ वाले पोल में भी, साउथ वाले हिस्से में भी यहाँ पर सूर्य की किरणें बिल्कुल तिरछी होती हैं, यानी सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता ठीक से, सूर्य का प्रकाश ठीक से नहीं पहुंच पाता। इसका मतलब कि यहाँ पर क्या है? हिमाच्छादित क्षेत्र है, यहाँ पर बर्फ जमी हुई है। ये किसकी बात कर रहे हैं हम? टुंडा प्रदेश की। ठीक है, नवंबर से अप्रैल तक यहाँ जो औसत तापमान है, वो ध्यान रखिए, हिमांक से नीचे ही रहता है। कब? नवंबर से अप्रैल। नवंबर से अप्रैल तक टुंडा प्रदेश में जो टेम्परेचर है वह हिमांक से नीचे ही रहता है। गर्मियों में भी कई बार देखने को मिलता है कि कई क्षेत्रों में बर्फ नहीं पिघल पाती, इतना कम टेम्परेचर यहाँ होगा, तापमान क्योंकि यहाँ नहीं पहुंच पाता। ठीक है, तो ये टुंडा प्रदेश की खास विशेषताएं हमने देखी। टुंडा प्रदेश के बाद सबसे अंतिम छोर पर क्षेत्र आता है, जैसे हम इसे कहते हैं, ये है ध्रुवीय प्रदेश। ये है क्या? 90 डिग्री पर जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है 90 डिग्री पर। ये क्या है? ये है ध्रुवीय प्रदेश। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि इस रीजन के हिसाब से इनका वेजिटेशन, इनकी जो वनस्पति है, यह भी अलग अलग होती है। ठीक है, उन वनस्पतियों पर जब हम चर्चा करेंगे आगे क्लास पे, तब हम डिटेल से वनस्पतियों के बारे में भी
देखेंगे। ठीक है, जब हम इनकी बात करेंगे, ध्रुवीय प्रदेशों की बात करेंगे, ध्रुवीय प्रदेश यानी बिल्कुल भी सूर्य की किरणें क्षितिज में भी दिखाई नहीं देती। टुंड्रा प्रदेश के ऊपर तक तो कम से कम क्षितिज के कुछ समानांतर ऊपर तक होती थी, लेकिन यहाँ के जब नीचे आप जैसे ही पहुंचेंगे तो आपको सूर्य की किरणें क्षितिज में भी दिखाई नहीं देती हैं। ऐसी स्थिति यहाँ आ जाती है। ठीक है, टुंड्रा प्रदेश के आप नीचे जैसे ही ध्रुवीय प्रदेशों के पास पहुंचेंगे, सूर्य की किरणें धरातल पर भी नहीं आ पाती। ठीक है, जो फ्रीजिंग पॉइंट की जो हमने बात की थी, हालांकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के लिए कंडीशन अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। नॉर्थ पोल में प्रायः वर्ष भर हिमाच्छादन होता है, पूरी जो सतह है वह हिमाच्छादित रहती है, पूरी सतह में क्या है, बर्फ जमी हुई होती है। ठीक है, साउथ पोल में क्योंकि अंटार्कटिक वाला क्षेत्र है ना, हमने देखा है, इस पर हमने चर्चा भी की है ग्लोब में। साउथ पोल में सूर्य की किरणें कभी भी क्षितिज पर दिखाई नहीं देती, क्योंकि वहां तो और ज्यादा बर्फ वाला क्षेत्र है। ठीक है, साउथ और नॉर्थ में यहाँ पर ये अंतर आपको ध्रुवीय प्रदेशों में जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, क्यों, यहाँ तो भले ही हिमाच्छादित क्षेत्र रहता है, लेकिन साउथ पोल में तो सूर्य क्षितिज में भी दिखाई नहीं देता है। वैसे भी थोड़ी सी झुकी हुई है पृथ्वी, और जैसे ही झुकी हुई है इस वजह से यहाँ पर, और ऊपर से अंटार्कटिक वाला क्षेत्र अलग है, अंटार्कटिका वाला, इस वजह से यहाँ और भी तापांतर बहुत कम देखने को मिलता है। दैनिक तापांतर बहुत कम देखने को मिलता है। क्यों दैनिक तापांतर कम देखने को मिलता है? जब सूर्य की किरणें ही नहीं पहुंच रही हैं तो दिन के समय का टेम्परेचर बढ़ेगा ही नहीं, शाम के समय के टेम्परेचर में बहुत अंतर आएगा ही नहीं। वो तो तब होता है जब दिन के समय आपको बहुत अधिक सनलाइट मिल रही हो, आप गर्म हो, या वो रीजन, वो धरातल क्या हो, गर्म हो। ठीक है, और फिर अचानक शाम को या रात होते होते तो जो सूर्य की किरणें हैं वो नहीं मिल रही और टेम्परेचर गिर जाए, तो आपको तापांतर देखने को मिलेगा। जहां दिन में गर्म था वहीं शाम को या ठंडा हो गया, ताप में अंतर आ गया, इसे ही तापांतर कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही जब हम साउथ पोल की बात करेंगे, क्षितिज तक में सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पा रही, रीजन गर्म हो ही नहीं पा रहा, तो तापांतर यहां देखने को नहीं मिलता। तो जो दैनिक तापांतर है साउथ पोल में यह बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये था पृथ्वी का तापमान के आधार पर सामान्य प्रादेशिक विभाजन, और इसे कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है ये हमने देखा। ठीक है, देखिए कुछ नामांकन आपको नॉर्थ पोल में मिलेंगे, कुछ माफ कीजिएगा नॉर्थ वाले हिस्से में मिलेंगे, और कुछ आपको साउथ वाले हिस्से में मिलेंगे। लेकिन नामांकन ध्यान रखिएगा, 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच जो हिस्सा है उसे हम विषुवत रेखीय प्रदेश कहते हैं। फिर इसके बाद डिवाइडेशन चेंज हो जाएगा, नॉर्थ और साउथ अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, फिर आप देखिएगा 5 डिग्री से 12 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ से 12 डिग्री साउथ, इसके बीच में जो आपको क्षेत्र मिलेगा, जो अक्षांशीय विस्तार मिलेगा, इस अक्षांशीय विस्तार में जो हिस्सा है वह अंतरा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, फिर 12 डिग्री से ऊपर आप बढ़ेंगे 25 डिग्री नॉर्थ, 12 डिग्री नॉर्थ से 25 डिग्री नॉर्थ के बीच जो क्षेत्र है उसे हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहेंगे। यह साउथ में भी है, यानी दोनों गोलार्धों में डिवाइडेशन है, 12 डिग्री साउथ से 25 डिग्री उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, फिर आप ऊपर बढ़ेंगे 25 डिग्री नॉर्थ से 45 डिग्री नॉर्थ तक और 25 डिग्री साउथ से 45 डिग्री साउथ तक जो क्षेत्र है उसे हम उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहेंगे। इनकी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं जिन पर हमने चर्चा की है। ठीक है, फिर इसके बाद 45 डिग्री से 66.5 डिग्री नॉर्थ और 45 डिग्री साउथ से 66.5 डिग्री साउथ तक जो क्षेत्र है उसे हम शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, फिर शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र से ध्रुवीय प्रदेश के बीच जो हिस्सा है उसे हम टुंड्रा प्रदेश कहते हैं। ठीक है, और सबसे जो निम्नतम बिंदु है ग्लोब में, ऊपर की ओर सबसे नीचे की ओर, ठीक है, यानी सबसे नॉर्थ वाला जो बिंदु है, सबसे साउथ वाला जो बिंदु है उसे हम ध्रुवीय प्रदेश क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो ये डिवाइडेशन है, इनकी अपनी अपनी खास विशेषताएं हैं, अलग अलग अंतर देखने को मिलता है। मिलेंगे हमारी अगली क्लास में कुछ खास इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक आप सभी पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। शुक्रिया।